इसका शीर्षक है गुच्छियाँ। आप लोग जानते हैं पहाड़ में जंगलों में एक मशरूम होता है, जंगली मशरूम, उसको गुच्छियाँ चावल कई कुछ कहते हैं हमारे यहाँ। जिस वक्त बादलों की गर्जन से डरे बच्चे छिप रहे हैं माँ के आंचल में, गांव के पास जंगल की मिट्टी से बिजली की चमक में निकल रही हैं गुच्छियाँ। जिस साल खेत में कम होती है फसल, ओले फलदार पौधों के फूल झाड़ देते हैं, उस साल जंगल मिटाता है गांव की भूख, उगाता है काली कलूटी बेशकीमती गुच्छियाँ। औरतें बच्चे सभी निकल जाते हैं सुबह सवेरे, दिखती हैं लेकिन उसी को होता है जो भागवान। अभिशाप ये थी कि दिन भर जंगल में पेड़ों के साये में घासनियों के बीच इसे ढूंढने वाले खा नहीं सकते इसे, क्योंकि सोना चांदी की तरह गुच्छी भी बेशकीमती है, उनके लिए नहीं है। उन्हें तो लाकर इन्हें पिरो देना है धागों में, टांग लेना है रसोई में चूल्हों के ऊपर, या धूप में सुखाने के लिए सूख कर बेहद हल्की रह जाने वाली संजीवनी जैसी बूटी को एक दिन घर के मुखिया को बेच आना है बाजार में बनिया के हाथ। बदले में लाना है दुकान से खाद और रसायनों की स्प्रे वाला सड़ा गेहूं, आटा या कंकर मिला चावल, फीकी और भीगी सी चीनी और बीड़ी के कुछ बंडल। यह गुच्छी पकेगी किसी 5 स्टार होटल में या किसी दवाई बनाने वालों के हाथ और भी ऊंचे दाम बिकेगी, 10-20 हजार रुपए किलो। बनिए को हर साल बनाएगी मालदार, 5 स्टार में खाने वालों को निरोग, दवा की कंपनी भी कमाएगी बहुत कुछ। लेकिन गांव के लोग हर साल की तरह फिर भागेंगे बिजली चमकने पर जंगल और घासनियों की ओर। यूं ही मरते रहेंगे सड़ा गेहूं और भीगी सड़ी सोसाइटी की चीनी खाकर। आसमान गरजता है हर साल, बादल भी टकराते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं। ये कविता है पहचान। एक ऐसे अभागे बीज की तरह पहचाना जाए मुझे, खेत की सतह पर पड़े पत्थर से जूझते हुए करता रहा जो उगने की कोशिश, या बर्फ के ऐसे फाहे की तरह जो चूल्हे में उंगली जला बैठे किसी बच्चे के जख्म पर गिरना चाहता था। मुझे याद किया जाना चाहिए जंगल में खिले बुरांस के सुर्ख फूल सा, जो गांव के सबसे अभावग्रस्त घर के दरवाजे पर टंगने वाली माला में गुथना चाहता है विशु के रोज। गुहार करता है, गुहार करना चाहता है देवता से कि संपन्न हो जाए यह अभागा घर। मुझे जाना जाए चाय की भाप छोड़ती गर्म कितली सा, जो खिंचकर टूट जाने तक चाय वाले का परिवार पालती है। रोज आग पर चढ़कर चाय वाला जो लिखना चाहता है कविता, मगर उसकी उंगलियां कांच के गिलास से कटकर घायल रहती हैं और फैली रहती है कविता की महक। आवाजें एक कविता है। मेरी एक चाय की दुकान है जहाँ मेरा कस्बा है ठियोग, वहीं सब ये साहित्य कविता वगैरह सब होता है। तो मेरी चाय की दुकान में जमा होती हैं रोज कई तरह की आवाजें, सुबह से शाम तक। कुछ गेहूं की बालियों के टकराने से, हरे मटर के खेतों पर गिरती बारिश जैसी, कुछ सब्जी मंडी से फूल गोभी बेचकर आए किसान सी थकी थकी निराश, अस्पतालों की कराहटों जैसी कुछ धीमे से आ बैठती हैं बेंचों पर। राजमार्ग के शोर से बोराई सहमी आवाजें भी इसी दुकान में लेती हैं पनाह। कुछ चढ़ाई चढ़ी गहरी सांसों सी चुप चुप, कभी कभी गुलाब की पंखुड़ियां लपेटे कुछ युवा आवाजें भी आती, उत्साह और आशाओं से भरी, प्रेम में डूबी, भविष्य के सपने बुनती, अन्य सभी आवाजों को अपनी ओर खींचती। कभी कोई आवेश से भरी गुस्सैल आवाज भी याद आती है, कोसती हुई राजनीति और सिस्टम को जबरन हत्या लेती है कोई टेबल। मैं वर्षों से जानता हूँ इन सब आवाजों को। मेरे इर्द गिर्द ये सब आवाजें रच रही हैं जीवन का प्रवाह। चाहता हूँ ये सब बनी रहे और दुनिया चलती रहेगी।
लेकिन कभी कभार आ जाती है कोई नफरत भरी कर्कश आवाज जो बिगाड़ डालना चाहती है माहौल। चाय की मिठास में घोल देती है कड़वाहट, तीर की तरह करती है प्रहार गैस के चूल्हे में तभी मेरी छाती पर। वह जंग का मैदान बनाना चाहती है चाय की दुकान को। उस समय मैं चिंतित होता हूँ उस कोमल सी तोतली एक आवाज के लिए जो कोने की एक बेंच पर अपनी माँ की गोद में खेलती है। एक कविता है, चुप रहते हैं देवदार। देवदार तब भी चुप रहते हैं जब लपलपाती आती हैं जंगल में कुल्हाड़ियां, आरे और दराज। तब भी जब आते हैं शोर मचाते बर्फीले तूफान, अपनी नन्ही नुकीली पत्तियों से करते हैं उनका मुकाबला। और तब भी जब गांव की कोई महिला छांव में बैठ उनकी अपने दुख साझा करती है उनसे, अपने खुरदरे हाथों से छू लेती है उन्हें, तब भी रहता है वह प्रतिक्रियाहीन। देवदारों की सहनशीलता पर नहीं लिखा गया, देवदारों की सहनशीलता पर नहीं लिखा किसी ने कोई गीत, न लोक गाथाओं में हुए वे शामिल। अपनी जड़ों को मिट्टी में गड़ाए देवदार खड़े हैं समूह में या अकेले, पहाड़ के ऊपर या तलहटी में निभा रहे हैं अपने होने को। जानते हैं देवदार इस पहाड़ पर रहना, सीधा सरल और ऊंचा होना बहुत कठिन है, जबकि दूसरे पेड़ मामूली हवा में फड़फड़ा उठते हैं। देवदारों ने ही सिखाया होगा कुछ लोगों को मौन, कटने छिलने टूटने और अपने और औरों के दुख में भी कुछ नहीं कहना, सहना और केवल सहना। पुरानी तस्वीरें अकेले में अक्सर मैं निकाल लेता हूँ अलमारी से पुरानी तस्वीरों के एल्बम। काली सफेद इन तस्वीरों में कुछ पहचाने हैं, कुछ अजनबी। कई अब नहीं है इस दुनिया में, जो हैं वे भी इन तस्वीरों से नहीं खाते हैं वे। माँ है एक तस्वीर में जिसकी गोद में मैं हूँ, पिता है मेरी उंगली थामे दूसरी में, बहन है पीठ में उठाए मुझे। बकरी गाय और मेरा प्यारा कालू कुत्ता है। मिट्टी पत्थर का पुराना सा घर है, पूरा कुनबा है जिसके आगे खड़ा, एक दूसरे से सटा, अपने चेहरों पर सामूहिक मुस्कान लिए, जो मिलती है एक दूसरे से। इन्हीं पुरानी तस्वीरों में हमारे तनों पर मोटे खद्दर के कपड़े हैं, हाथ में एल्युमिनियम के कटोरे हैं, बिना तारपुल की धूल उड़ाती सड़कें हैं। तस्वीरों से भी पुराने कपड़ों की खींदे हैं, टूटे फूटे पतीले हैं, कायल की धुएंदार लकड़ी वाला चूल्हा है। इन तस्वीरों में फूल तक बेरंग हैं। फिर भी अक्सर अलमारी से निकालकर निहारता हूँ घंटों में पुरानी तस्वीरों के एल्बम। एक कविता है, बस्ता एक कविता है। उठाए रखता हूँ मैं हर वक्त कंधे पर कविताओं से भरा बस्ता, यात्रा में ठीक वैसे ही जैसे कोई रखता है गीता, कुरान या बाइबल। जानता हूँ कभी जब कठिन हो जाएगी यात्रा, बांचनी पड़ सकती हैं कविताएं धार्मिक पुस्तकों की तरह, जो दिखाएंगी रास्ता, सहलाएंगी मेरी थकान, बढ़ाएंगी मनोबल। सबसे बड़ा आनंद तो यह है कि यह पवित्र ग्रंथ मैंने स्वयं रचा है यात्रा के ही दौरान। देखता हूँ मैं उनका शायद है नहीं, मैं एक और एक आपको, क्योंकि आप मैं रात में बर्फबारी जब होती है, मैं कुछ बर्फ के चित्र हैं तो वो मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। बर्फ के फाहे ना जाने कहाँ से अकेले अकेले उड़ते हुए आए, जुड़ते गए जमीन पर, बुन डाली एक सफेद चादर, ढक डाला सब कुछ, खेत मकान पेड़ सब कुछ चुपचाप होता रहा रात। बादलों के पीछे चांद को कुछ पता नहीं चला। सुबह सूरज की आंखें चुंधियाई हुई थी, धूप फिसलती रही दिन भर, ठिठुरती रही एक ढलान से दूसरी पर, घरों की रसोइयों में घुसने की करती रही कोशिश, जहाँ धूप को भूले बच्चे चूल्हे के सामने अपनी माओं की गोद में दुबके जिद कर रहे थे बर्फ में खेलने की। बर्फ की चादर कुछ दिन मेहमान की तरह रहेगी, लेकिन उसके बाद जाने
का पता किसी को नहीं चलेगा। एक एक कर बूंदों में बदल धरती में जद हो जाएंगे एक दूसरे से जुड़े फाहे। उनका इस तरह समा जाना पहाड़ पर बसंत लाएगा। सेब के पेड़ों पर लाल फल, तब सूरज जी भरकर खेलेगा माँ की गोदों से ढलान पर भाग आए बच्चों के साथ। एक कविता और सुनाना चाह रहा था आपको, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ जितना भी सेब का कारोबार होता है, सेब से आगे सारा जो क्षेत्र है वो सेब के लिए जाना जाता है। वो जो सेब का कारोबार होता है उसमें जो नेपाली श्रमिक हमारे यहाँ आते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन उससे पहले मैं एक रिज पर गांधी, आपको आप माल रोड पे जाते हैं तो आपने इस पे गांधी का स्टैचू देखा होगा। मैं एक कविता वो सुनाना चाहता हूँ, रिज पर गांधी। बेशक बरसों से बुत हैं गांधी, हनीमून पर आए जोड़े नहीं शर्माते बापू से। कामचोर कर्मचारी आंखें चुरा गुजर जाते हैं रोज, काले कामों से अमीर हुआ आदमी अकड़ कर गुजर जाता है। स्कूल जाता कोई विद्यार्थी नहीं छूता उनके पांव, दे मारता है उनके मुंह पर बर्फ का गोला बनाकर। निशाना सही पाकर खुश होती है साथ चलती उसकी माँ। सामने बेंच पर बैठा प्रेमी बोलता है जी भरकर झूठ, कचहरी जाता वकील सोचता है 100 झूठी दलीलें। मगर इन सब के बावजूद जरूरी है रिज पर गांधी का होना। मगर इन सब बातों के बावजूद जरूरी है रिज पर गांधी का होना, उस पहाड़िए के लिए जो आज भी सत्य खाता है। स्नोडन अस्पताल जाते हुए सब मरीजों के स्वस्थ होने की कामना करता है और गांधी को बुद्ध नहीं सच का देवता मानता है। बेशक उसे वही तो ठगते रहे हैं जो लगाते रहे हैं दुनिया भर में सच्चाई के बुद्ध। और कविता में ये क्योंकि बहुत कम निकल पाते हैं हम अपने पहाड़ों से बाहर, जैसा सत्यपाल शैली ने कहा। मैं एक और कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, मैंने काफी पहले लिखी थी, पाप के साम्राज्य में। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पाप के साम्राज्य में इसका शीर्षक है। बदल चुके हैं कुछ शब्द अपना अर्थ, जैसे पाप। अब उतना भारी नहीं रहा यह शब्द कि दबा दे आदमी को, तिरस्कृत करवा दे। पाप होता है अब भरी दोपहर, करने वाला महिमा मंडित। पाप फैशन है नए जमाने का, ना करने वाला दकियानूस पिछड़ा। अखबार टीवी भरे रहते हैं पापियों के कृत्यों से, उनकी जीवनी छपती है दिखाई जाती है। पाप लगातार लोकप्रिय हो रहा है। चैनल दिखाते हैं विशेष आधी रात, दिन भर हुआ पाप। बिना करवट बदले देखा जाता है घरों में। पाप की खोज में रिपोर्टर दिन रात भागते हैं, पाप अरबपति बनाते हैं। चाकुओं से गुदे बच्चों, नंगाई पर उतरी हीरोइनों, बेईमान नेताओं अफसरों को बिना थके देखता है देश। पाप अब छिपाने शर्माने की नहीं, देखने दिखाने की चीज है। पाप अब छिपाने शर्माने की नहीं, देखने दिखाने की चीज है। जितना नीच पाप उतनी ही बढ़ती है रेटिंग। पाप के इस साम्राज्य में लोग पाप देखने के अभ्यस्त बनाए जा रहे हैं। पाप के इस साम्राज्य में लोग पाप देखने के अभ्यस्त बनाए जा रहे हैं। पाप दिखाया पढ़ाया सुनाया जाता है, पुण्य के प्रचारक तक नहीं बच पा रहे पाप के आकर्षण से। क्योंकि पुण्य की नहीं है कोई पूछ, ना अखबार ना चैनल ना नेता है पुण्य का हिमायती। इसलिए पाप के इस साम्राज्य में बचे हुए पुण्य की जय। शीर्षक है गुच्छियां। आप लोग